क्वेश्चन नंबर 8 तक 8 क्वेश्चन हुआ है, बाकी का बचा है 2 क्वेश्चन शायद। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच ज्योति, थैंक यू सो मच। चलिए तो बाकी का जो 2 क्वेश्चन बचा है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। और बच्चा, अभी जैसे कि है 12 मार्च अगर यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट है फॉर्म इन्वर्ट करने का, तो आई थिंक अप्रैल में आपका कंफर्म आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए आप भी प्रिपेयर, आपका स्टडी भी स्टार्ट रखिए, चालू रखिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 बाकी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मिस्टर ए, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एज 45 है, उनका एज क्या है, 45 है। केम इंडिया टू लॉन्ग इंडिया और टूर ऑफ along विद आवर बेबी 2.5 ईयर। अच्छा बच्चों, 2.5 ईयर एज है, तो क्या ये इन्फेंट में कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बोलो फटाफट। इन्फेंट किया जाएगा कंसीडर या नहीं किया जाएगा? नहीं, इन्फेंट में नहीं आएगा ये। गुड, वेरी गुड। आगे पर्सनल इफेक्ट का है हमारा। पर्सनल इफेक्ट तो आपको कोई भी रहे एग्जेम्प्ट ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पर्सनल इफेक्ट एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट। और यूज्ड पर्सनल इन्फेंट का है, वो भी एग्जेम्प्ट होगा। आगे लैपटॉप है, एक लैपटॉप तो बताया था ना बच्चों, एग्जेम्प्ट होता है एक लैपटॉप। सिंगल लैपटॉप आप ला सकते हो, ट्रेवल्स व्हेन ईयर वैल्यूड एट 15,000, क्या है ये बताओ। ये भी एग्जेम्प्ट होता है ना, ट्रेवलिंग का भी एग्जेम्प्ट होता है ये। एज इट इज क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व किया है क्या? 9 का ही है क्या ये? ठीक है, चलो। 9 नहीं लगता है, 8 है, 8 नहीं करेगा। ठीक है चलिए, चलिए ठीक है। 1 लीटर वाइन एग्जेम्प्ट होगा। हाँ ठीक है, एग्जेम्प्ट अप टू ₹50,000 तक होगा ना। अप टू ₹50,000 या 15,000 बोलो, 50,000 या 15,000? 50 या 15, फटाफट रिप्लाई करेंगे। 50,000 या 15,000? 50,000, वेरी गुड, क्योंकि ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। आगे चलते हैं। मोबाइल एग्जेम्प्ट अप टू ₹50,000। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा भी एग्जेम्प्ट होगा अप टू ₹15,000। और ये आपका 20 वर्थ कितना, 25 सिगार का होता है, यहाँ पे 20 है, ये भी एग्जेम्प्ट होगा 15,000 अप टू ₹50,000। लेकिन अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है। दो चीजें आई, एक मोबाइल और एक डिजिटल कैमरा। तो मोबाइल हम लोग पेरेंट्स के हाथ में देंगे, डिजिटल कैमरा हम लोग चाइल्ड के हाथ में दे सकते हैं। ठीक है चलिए, फटाफट करिए। देखिए पर्सनल इफेक्ट तो एग्जेम्प्ट ही है, फॉर्मेट बनाइए आप लोग। पर्सनल इफेक्ट एग्जेम्प्ट, फॉर्मेट बनाया आप लोगों ने।
फॉर्मेट रेडी है क्या आप लोगों का? आगे बढ़ते हैं हम लोग। लैपटॉप, लैपटॉप तो हमने पहले ही बताया था एग्जिम्ट है। ट्रेवल सुवेनियर वो भी एग्जिम्ट है। 2 लीटर नहीं, 1 लीटर वाइन है, 1 लीटर वाइन है, वो आपका 50,000 के एग्जामेशन में आएगा। वाइन है, कितना आएगा? 4,000 है। नेक्स्ट मोबाइल, 20,000 का यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट डिजिटल कैमरा हम लोग यहाँ पे लेंगे, 65,000। नेक्स्ट 20 सिगार है, 2,000 का। टोटल बता दो, 26 हो जाएगा, और यहाँ पे 65 हो जाएगा। यहाँ पे 26 का एग्जामेशन, यहाँ पे 50,000 का एग्जामेशन। जीरो, 15,000। 15,000 का आपको 38.5% लेना होगा। कंप्लीट हो गया क्या सबका? मिसेस सोना नहीं है, क्या नाम है इनका? मिसेस ए है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ बच्चों? हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड। हेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे 10 पे आएंगे। मिस्टर Dupeng, a tourist of Chinese origin, 40-year age, came India for tourist visa for a period of 1 month on April 2019 along with his wife and child. ये सर सेम क्वेश्चन किया है क्या हमने? सेम मतलब सिमिलर क्वेश्चन किया है आई थिंक सो। ये पहला ही क्वेश्चन है। ब्रेटली और चिंगली और ब्रोसली का सेम अमाउंट है क्या? नहीं, अमाउंट अलग है। चलिए ठीक है। चलिए देखिए, पहला आपका पर्सनल इफेक्ट तो आपका एग्जेम्प्ट होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप दो लाया है, दो लैपटॉप भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि एक उसकी वाइफ का और एक उसका हो जाएगा। 3 बॉटल वाइन ये भी आपका एग्जेम्प्ट अप टू ₹50,000 में आएगा। एग्जेम्प्ट अप टू ₹50,000 में। 2 लीटर हस्बैंड को और 1 लीटर वाइफ। डिजिटल कैमरा और मोबाइल है। डिजिटल कैमरा हम उसको दे देंगे और मोबाइल उसकी वाइफ को। चलिए, ये दो के हैंड पे आएगा और ये उनकी वाइफ के हैंड पे। चलिए फॉर्मेट रेडी करिए। यहाँ पे देखो, 2 बॉटल वाइन, 3 बॉटल वाइन का कीमत कितना है? 7,500, 7,500। तो 2 बॉटल का कितना हो जाएगा? 7,500 इंटू 2/3, 5,000। और 1 बॉटल का कितना हो जाएगा? 7,500 इंटू 1/3, 7,500। डिजिटल कैमरा कितने का है? 19,000 रुपये का। और मोबाइल कितना है? 25,000 रुपये का। टोटल ले लीजिए 24,000। और यहाँ पे 27,500। ये तो जीरो हो जाएगा। नाम अलग है, हाँ। नाम वाइफ क्या नाम क्या है? मुझे बताओ एग्जाम्शन कितना, 15,000 का मिलेगा या 50,000 का? एग्जाम्शन कितना मिलेगा, 15 या 50? 15 और 50,000 कितने का एग्जाम्शन मिलेगा? वेरी गुड, 15,000 रुपये का। वेरी गुड। क्योंकि ये चाइनीज ओरिजिन है इसलिए 15,000 का ही एग्जाम्शन आएगा। 9,000, 12,500, जीरो। 38% ले लो। 38.5%।
कंप्लीट हुआ क्या सबका? हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड? कंप्लीट हुआ क्या सबका? हेलो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान से समझेंगे। ये समझे, उसके पहले हमें थोड़ा सा रूल समझना होगा। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर भी एक बार फिर से समझ लेंगे आप लोग। ये देखो, रूल जो हमारा था ज्वेलरी वाला, वापस रीड करता हूं मैं, ध्यान से समझना। द क्लास ऑफ पैसेंजर पैसेंजर रिसाइडिंग अब्रॉड मोर देन 1 ईयर ओरिजिन, मतलब 1 साल से ज्यादा रहना चाहिए, वो पहली बात। कंट्री फ्रॉम विच द पैसेंजर इज कमिंग, एनी कंट्री। एडिशनल एग्जाम्पशन ऑफ ₹50,000 या 1 लाख, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो 50,000 और रूल 3 के अकॉर्डिंग, रूल 3 में 50,000 या 15,000 जो मिलता है, उसके अलावा ये एग्जाम्पशन मिलेगा। जेंटलमैन, मतलब अगर कोई जेंटलमैन आ रहा है अपने साथ ज्वेलरी लेके आ रहा है, तो 20 ग्राम तक उसको फ्री है।
20 ग्राम या 50,000, विच एवर इज लोअर, जो रहेगा उसका आपको उतने का एग्जामेशन मिलेगा। लेडी पैसेंजर के लिए ज्वेलरी अप टू रुपीज 40,000, 40 ग्राम तक फ्री है, 1 लाख रुपए तक। तो ये चीजें ध्यान में रखना, इसके अकॉर्डिंग ही अभी हमें जो है सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। ठीक, जरा बराबर ध्यान से समझना। तो लेडी के लिए 20 ग्राम 50,000, जेंटलमैन के लिए 20 ग्राम्स एंड 50,000 है, और लेडीज के लिए 40 ग्राम्स एंड 1 लाख रुपया है। बराबर है। तो अब हम फिर से वही चीजें हम लोग ये आंसर में भी यही चीजें करेंगे। आंसर, फॉर्मेट रेडी करिए आंसर के लिए।
फॉर्मेट रेडी है सबका? यस और नो? फॉर्मेट रेडी है सबका? हेलो एवरीवन। ओके, अब जरा ध्यान से समझना। पहला तो आपको रेट पर ग्राम निकालना है, तो ये वैल्यू जो है उसको डिवाइड बाय ग्राम से करेंगे तो आपको रेट मिलेगा। पहले सबसे पहले ये रेट वाला कॉलम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए 52,000 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू कितना आता है वो बताएंगे आप लोग? 44,000। कितना आ रहा है फर्स्ट का? बोलो। फर्स्ट का कितना आ रहा है? 22,889। 2,888.89। सेकेंड वन 2,000 आ रहा है क्या? सेकेंड वन का आई थिंक 2,000 आना चाहिए। थर्ड वन 2,500। 3,000। चेक करना हाँ बच्चों। 1,12,500 डिवाइड बाय 39। आया यहाँ तक सबका? देखो यहाँ पे 18 ग्राम्स, पहला रूल क्या है? आपका 20 ग्राम से कम होना चाहिए, 20 ग्राम से कम होना चाहिए। और दूसरा 50,000 से कम। वैल्यू जो है 20 ग्राम, आपको वेट में कितना अलाउड है? 20 ग्राम। और वैल्यू कितना? 50,000। लेकिन यहाँ पे 18 ग्राम का ही वैल्यू कितना? 52,000। तो यहाँ पे आपको 50,000 तक ही एग्जाम्पशन मिलेगा। तो एसेसेबल वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 52 माइनस 50 इज इक्वल टू 2,000। तो एसेसेबल वैल्यू समझ में आया सबको? पहले वाले का समझ में आया? सर ये रेट किस लिए निकाला, आगे समझ में आया रेट का? यहाँ तक समझ में आया सबको? हेलो, अंडरस्टूड? पहला लाइन, पहला वाला समझ में आया? मिस्टर पी का समझ में आया? चलिए अब आपको क्या आएगा? 2,000 इंटू 38.5%। कितना आ रहा है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा समझना, यहाँ पे यहाँ तक कंप्लीट हो गया सबका, तो वो आगे बढ़े। मिस्टर क्यू जेंटलमैन है क्या? मिस्टर क्यू जेंटलमैन है? यस और नो? तो उनको अभी उनको कितने ग्राम्स तक उनको अलाउड है? कितना ग्राम्स तक अलाउड है उनको? 20 ग्राम्स तक। वो 2 ग्राम एक्स्ट्रा ला रहे क्या? 2 ग्राम्स एक्स्ट्रा ला रहे क्या? यस। तो अब बच्चे क्या होते हैं, एक्साइटमेंट में यहाँ 50,000 एग्जाम्पशन लिखते हैं, ऐसा झट से 50,000 लिख देंगे।
और यहाँ पे नील आ जाएगा। नहीं बच्चों ध्यान रखना, उनको 20 ग्राम्स तक लाने को अलाउड है। तो 20 इंटू 1 ग्राम का कीमत कितना, 2000 रुपया। तो इज इक्वल टू कितना है, उनको ला सकते हैं 40,000 का ही एग्जाम्शन होगा उनको। समझ में आया क्या बच्चों, 40,000 का ही एग्जाम्शन होगा। समझा क्या आप लोगों को, कैसे आया ये 40,000, समझ में आया क्या? हेलो, उनको 20 ग्राम्स ही लाने का अलाउड है। 20 ग्राम्स, 1 ग्राम का 2000 एग्जाम्शन ले सकते हैं, तो 40,000 का ही एग्जाम्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। 2 ग्राम्स जो एक्स्ट्रा लाए हैं, 2 ग्राम्स इंटू 2000, मतलब 4000 के ऊपर उनको टैक्स लग जाएगा। समझ में आया क्या? आप वैसे भी कर सकते हो, 44,000 माइनस 40,000 तो भी 4000 ही आएगा। वैसे भी करेंगे तो भी 4000 ही आएगा। ठीक है, चलिए वैसे ही कर देते, सबका एक ही रूल रखते हैं। 44,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 4000। यहाँ पे आएगा आपका 4000 इंटू 38.5%, कितना आता है बोलो, कितना आ रहा है बोलो? 1540। ओके, आगे मिस्टर आर को कितना अलाउड है बच्चों? मिस्टर आर, आर जेंटलमैन है तो कितना अलाउड है उनको? मिस्टर आर जेंटलमैन 20 ग्राम्स, उन्होंने कितना लाया है, 20 ग्राम्स ही लाया है। तो एग्जाम्शन आप चाहिए तो यहाँ पे ले सकते हैं, 50,000 का पूरा ले सकते हो। अब 50,000 माइनस 50,000, जीरो, तो यहाँ पे ये भी जीरो ही आएगा। मिस्टर एस, मिस्टर एस को कितना लाना चाहिए? मिस्टर एस जेंटलमैन है, उनको लाना कितना चाहिए, 20 ग्राम्स, उन्होंने लाया कितना, 25 ग्राम्स। तो 20 ग्राम्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पशन देखो, 20 इंटू 3000 कितना आता है बच्चों, 60,000 आता है। मुझे बताओ 60,000 वो एग्जाम्पशन ले सकते हैं क्या? बोलो, 60,000 एग्जाम्पशन ले सकते हैं क्या? 60,000 तो आ रहा है एग्जाम्पशन, 60,000 ले सकते हो क्या आप? बोलो, नहीं ना, तो ब्रैकेट में आगे लिखेंगे नॉट अलाउड, इतने का नहीं मिल सकता। ये एग्जाम्पशन क्रॉस हो जाएगा, इतने का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो मिलेगा कितने का एग्जाम्पशन इनको, 50,000 रुपए का। एग्जाम्पशन 50,000। ये कैलकुलेशन हम लोग ने करके दिखाया आपको, लेकिन ये एग्जाम्पशन इतने का मिलेगा नहीं। तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा बोलो बच्चों, 75 माइनस 50,000 कितना आएगा, 25,000। तो 25,000 के ऊपर 38.5%, बताओ कितना आता है? कितना आता है बोलो, 15,000, 15,375। ओके गुड, वेरी गुड। चलिए मिसेस ए, अब ये जेंटलमैन है या लेडी है? मिसेस ए लेडी है, बराबर है क्या? मिसेस ए लेडी है, तो इनके लिए कितने ग्राम्स का छूट है, कितने ग्राम्स तक ला सकते हैं ये? 962 पाई आ रहा है क्या? 15,375 आ रहा है या 9,625 आ रहा है?
क्या आ रहा है? हाँ, अरे बाबा, ये 15,000 रॉन्ग है क्या? चेक कर लेते हैं आप लोग। ओके, 9,625 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसेस ए को 40 ग्राम अलाउड है, और मैक्सिमम लिमिट कितना है? बोलो मैक्सिमम लिमिट कितना है? 1 लाख रुपए ना? मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपए का। तो 1,12,500 माइनस 1 लाख, तो ये कितना आएगा? 12,500। 12,500 इंटू 38.5% कितना आएगा बोलो? बराबर कैलकुलेशन करें बच्चों, कैलकुलेशन आप बराबर करके लेंगे। 4,812.5। नाउ अब इनको लिमिट कितना है? इनको कितना लाना चाहिए? 40 ग्राम लाए हैं 45, तो 40 इंटू कितना है? 2,000। मतलब वो कितना ला सकते थे? 80,000 का ला सकते थे, लेकिन लाया कितना? 90,000 का। तो 90,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 10,000 का टैक्सेबल हो जाएगा। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 38.5% इज इक्वल टू कितना आएगा? 3850। यहां तक कंप्लीट हुआ क्या बच्चों? आगे बढ़ते। ये 40 ग्राम ला सकते थे, लाए 45, तो 40 इंटू 2,500 कितना आता है बच्चों? 40 इंटू 2,500 1 लाख आता है क्या? आई थिंक 1 लाख आ रहा है। चेक करेंगे 1 लाख आ रहा है क्या? तो 1 लाख का एग्जम्पशन हो जाएगा। तो 1,12,500 माइनस 1 लाख। हेलो मिसेस डी, मिसेस डी के लिए आगे चलते हैं। 40 ग्राम है मिसेस डी के लिए, 40 ग्राम ला सकते। 3,000 का इन्होंने लाया, तो 1,20,000 होता है। क्या 1,20,000 का एग्जाम्पशन ले सकते हैं क्या ये? बोलो, 1,20,000 रुपये का एग्जाम्पशन ले सकते हैं क्या ये? कितने का ले सकते हैं ये मैक्सिमम एग्जाम्पशन?
1 लाख का ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1,50,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 50,000। 19250। समझ में आया? इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, लेकिन अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो एक आधा आपको कैलकुलेशन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ऑनलाइन एग्जाम हुआ, ऑब्जेक्टिव में एक कोई जैसे ये दे दिया, मिस्टर डी का ऐसा दे दिया, आपको कैलकुलेट करना है। मिस्टर डी ने इंपोर्ट किया 50 ग्राम 1,50,000 का, तो कितना टैक्स, ये बताना ड्यूटी। हाँ, ड्यूटी कितना आएगा, ये सिंगल आपको आ सकता है एग्जाम में भी। जो भी अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे ये बैगेज का ही हो गया, बैगेज का भी आपको पूछा जा सकता है कि अगर ये वाइन 2 लीटर की जगह 3 लीटर है तो कितना टैक्सेबल होगा, कितना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। वो सब चीजें ध्यान रखना कि उसमें 15,000 या 50,000 का एग्जाम्पशन लेना है। वो सारी चीजें आप ध्यान में रखो। चलो, अंडरस्टूड बच्चों, ये समझ में आया क्या सबको? हेलो। तो इस तरह से आपका बैगेज चैप्टर खत्म होता है। टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, 5 मिनट से ज्यादा ब्रेक नहीं लेना। टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक। इट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे को लगता है। ठीक है, 10 नहीं, 5 मिनट, 5 मिनट्स ओनली। ब्रेक स्टार्ट नाउ।
चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमारा ड्यूटी ड्रॉबैक। आई होप सब लोग आ गए होंगे। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर का ड्यूटी ड्रॉबैक का भी हमने ऑलरेडी जो है नोट्स जो है ऑलरेडी आपको भेज दिया है गूगल क्लासरूम में। आप लोग ने देखा होगा चाहिए। अच्छा, बैगेज में किसी को कोई डाउट है बैगेज के किसी पार्ट में तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम है बैगेज के चैप्टर में? हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यस और नो? नो, ओके ठीक है। चलिए, कोई बात। और ड्यूटी ड्रॉबैक का हमने ऑलरेडी लेक्चर्स भी आपको दिए हैं, वो भी रिफर कर सकते हो। आगे हम लोग इसका जो है आपको थोड़ा सा इसमें एक करना पड़ेगा। हैंड रिटन क्वेश्चन है, मैं आपको आज भेज दूंगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें आप लोग। इसका टाइप क्वेश्चन अभी टाइप नहीं हो पाया है, तो टाइप करने में टाइम जाएगा, तब तक तो हो जाएगा हमारा चैप्टर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो आप लोग जो है अपने नोटबुक में नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा फ्राइडे होगा तब तक आप लिख के रखें। मैं आज अपलोड कर दूंगा वो हैंड रिटन क्वेश्चन। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं टाइप भी करके कर लूंगा, नहीं हुआ तो आपको हैंड रिटन जो है वो मैं भेजूंगा। ठीक है, तो आप ये इतना ध्यान में रखें आप लोग। चलिए, ड्यूटी ड्रॉबैक, ये वर्ड सुन के आपको क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, ड्यूटी ड्रॉबैक वर्ड से आप लोगों को क्या समझ में आया? बाकी लोगों को क्या समझ में आया? बाकी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया क्या? जैसे ये दो लोगों ने बोला है रिफंड ऑफ ड्यूटी। सेम रिफंड ही, ओके। और बाकी लोग सबका रिफंड।
हेलो। हाँ बच्चों, अब पहला तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक का आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बोला रिफंड ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो पहले तो आपने एक ड्यूटी मींस रिफंड एंड रिडक्शन, ड्यूटी ड्रॉबैक मींस रिफंड एंड रिडक्शन। ओके, वेरी गुड। चलिए, अब उसके पहले मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, नाम सुना है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक्स में सुना ही होना चाहिए। अभी इंडियन इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हो उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा ही। कोई एक मुझे अनम्यूट करके माइक बता सकता है कि क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, एक लाइन में? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, नहीं आता है तो ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं ना हाँ, एक मिनट एक मिनट, हाँ बोलो। सर, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे एक्सपोर्ट होते हैं और इंपोर्ट होते हैं, वेरी गुड, सुपर। तो फॉर्मेट रहता हमारे है। कंट्री, मतलब हमारे कंट्री के जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होंगे, आइदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, दैट इज रिकॉर्डेड अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बराबर है? हेलो, यही ना? यस सर। चलिए, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आपने देखा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो अब हमें उसमें डिटेल में नहीं जाना है कि करेंट अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। वो सारी चीजें आपको इकोनॉमिक्स में आपको बताई गई होगी। उसमें अभी करंट अकाउंट में ट्रेड बैलेंस है, वो सब चीजें हम नहीं जाते वहां पे डिटेल में। अब हमारा मेन पर्पस क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में जैसे कि आपने बोला, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमने इंटरनेशनली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का जो, हमारा जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेफिसिट बैलेंस दिखाता है, इजंट इट? बराबर है क्या ये? हेलो, बराबर है ना? डेफिसिट बैलेंस का मतलब है, हम, हमारी कंट्री जो इंडियन कंट्री है, वो हमारी कंट्री इंपोर्ट ज्यादा करती है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। तो अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारा जो है फॉरेन करेंसी जो है, फॉरेन में ज्यादा पेमेंट करना होगा। अब उसके लिए हम ग्लोबल वर्ल्ड में है, ग्लोबल वर्ल्ड में है, तो हम किसी को, किसी इंपोर्टर को ये ऐसा नहीं फोर्स कर सकते कि बाबा आप इंपोर्ट मत करो, इंडियन का, इंडियन प्रोडक्ट को ही यूज करो। तो उसलिए हमारी कंट्री क्या करती है, देखो, हमारी कंट्री का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे इंडियन कंट्री का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि लॉन्ग रन में हमारी मेन कंट्री का चाहती है कि हमारा इंपोर्ट जो है वो क्या हो, इंपोर्ट जो है रेड्यूस हो। क्या हो? इंपोर्ट जो है रेड्यूस हो। हमारा कंट्री चाहती है कि इंपोर्ट जो है रेड्यूस होना चाहिए, और एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज होना चाहिए। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अब हमें, ताकि हमारा, अभी देखो, एक्सपोर्ट इंक्रीज करना तो हमारे हाथ में उतना नहीं है, क्योंकि जब फॉरेन मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का डिमांड होगा तो ही एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सकता है। लेकिन हम इंपोर्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, तो भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है। कैसे? कि एक्सपोर्ट सेम लेवल पे रहेगा, अगर इंपोर्ट हमारा कम हो गया तो हमारा डेफिसिट का जो मार्जिन है वो रिड्यूस हो सकता है। ठीक है? तो लेकिन हम किसी भी इंपोर्टर को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप बाबा इंपोर्ट मत करो। बराबर है? तो हम उसको इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो जब हमारे कंट्री में जो भी हमारा कोई भी गुड्स फॉरेन से इंपोर्ट होता है, तो हमारी गवर्नमेंट उस पर ऐड कर देती है, क्या ऐड करती है? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, या और भी बहुत सारे आपने रिस्ट्रिक्शन देखे रहेंगे, जैसे कोटा, बना रहे, कोटा इम्पोज कर देती है। जो ये सब आपने इकोनॉमिक्स में, ये इकोनॉमिक्स के वर्ड वर्ड हैं कि आपने गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए दो टूल यूज करती है। बराबर है? एक तो क्वांटिटी और एक क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव में कोटा इम्पोज कर देगी कि आप इतने ही क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हो, वो सब इकोनॉमिक्स के टर्म्स है। तो हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इम्पोज कर देती है कस्टम ड्यूटी।
गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कस्टम ड्यूटी इंपोज करने का, ताकि ताकि क्या होना चाहिए, इंपोर्ट रिड्यूस होना चाहिए। क्यों रिड्यूस होना चाहिए? ताकि हमारा जो डोमेस्टिक, हमारे जो इंडिया में डोमेस्टिक दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो हमारा जो डेफिसिट बैलेंस है वो रिड्यूस, डेफिसिट मार्जिन कम होना चाहिए। दूसरा जो मेजर इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव है, दूसरा ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक सप्लायर है उनके ऊपर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है जो जो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके ऊपर कोई भी उनका बिजनेस डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। उनके बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है कस्टम ड्यूटी इंपोज कर रही है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा दो रीजन हमने बताया। दूसरा रीजन क्या था कि हम अपने डोमेस्टिक सप्लायर या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे? अगर हम इंपोर्ट करके इंडिया में बेचते हैं तो उनका बिजनेस डिस्ट्रॉय होने का चांसेस है, बराबर है क्या? यस और नो? मान लेते मिस्टर ए हैं जो इंपोर्ट करते हैं कुछ कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं चाइना से, और वो चाइना से इंपोर्ट करके अगर इंडिया में बेचेंगे तो इंडिया का बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट होगा? यस और नो? बराबर है। इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। अब इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट किया लेकिन इंडिया में बेचा, इंडिया में लाया गुड्स लेकिन उसको इंडिया में बेचा नहीं, उसको डायरेक्टली वो इंडिया में लाने के बाद श्रीलंका में बेच दिया। तो अब इस प्रोसीजर पे क्या इंडियन मार्केट पे कोई इंपैक्ट आया? मिस्टर ए ने क्या किया, चाइना से एक प्रोडक्ट, मान लेते हैं पेन है, मार्कर है, मार्कर उन्होंने चाइना से इंपोर्ट किया, इंडिया में लाया लेकिन इंडियन मार्केट में बेचा नहीं, उसको डायरेक्टली श्रीलंका में एक्सपोर्ट कर दिया, श्रीलंका एक्सपोर्ट कर दिया। इस दौरान क्या हमारा जो डोमेस्टिक इंडियन मार्केट है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? यस और नो? बोलो यस और नो? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट इंडिया में सेल ही नहीं हो रहा है, इंडिया में सेल ही नहीं हो रहा है तो इंडियन मार्केट पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा? तो बहुत सिंपल सी बात है। तो इस कंडीशन में ड्यूटी ड्रॉबैक होगा। अब मुझे बताओ, अब जरा ध्यान देना, ड्यूटी ड्रॉबैक बताओ कब मिलेगा, री इंपोर्टेशन पे या री एक्सपोर्टेशन पे? अब यहाँ पे दो वर्ड समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, री एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। अच्छा, हमने इंपोर्ट करके जो एक्सपोर्ट किया है, हमने चाइना से इंपोर्ट किया, बाद में श्रीलंका में हमने एक्सपोर्ट किया, तो इसे री एक्सपोर्टेशन बोलेंगे या री इंपोर्टेशन बोलेंगे? हमने चाइना से इंपोर्ट किया, श्रीलंका में एक्सपोर्ट किया, तो ये री इंपोर्टेशन है या री एक्सपोर्टेशन है? देखो ये वर्ड बहुत समझना बहुत जरूरी है, ये वर्ड के ऊपर ही आपको आगे का कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे पहला री इंपोर्टेशन, इंपोर्टेशन आफ्टर एक्सपोर्टेशन, मतलब हमने क्या किया, एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट किया है, दैट इज नोन एज अ री एक्सपोर्ट इंपोर्टेशन। देखो, इन केस ऑफ री इंपोर्टेशन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 अलॉन्ग विद द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे री इंपोर्टेशन जो है वो हमारे लिए अप्लीकेबल नहीं है ड्यूटी ड्रॉबैक में। उसके ऊपर री इंपोर्टेशन के ऊपर आपको सेक्शन 20 अप्लाई होता है, लेकिन हम ड्यूटी ड्रॉबैक में किसकी बात करेंगे, री एक्सपोर्टेशन, मतलब आपने इंपोर्ट करने के बाद उसे एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्टेशन आफ्टर इंपोर्टेशन, मतलब आपने पहले इंपोर्ट किया था बाद में उसे एक्सपोर्ट किया है, तो उसको हम बोलते हैं री इंपोर्टेशन, सॉरी री एक्सपोर्टेशन। आगे प्रोविजन ऑफ सेक्शन 75 एंड 74 एंड 75 शैल अप्लाई, दैट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, तो हमें हमें ध्यान में रखना है आगे से कि हमें ड्यूटी ड्रॉबैक में क्या सीखना है, किसके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक हमें मिलेगा, री इंपोर्टेशन पे या फिर री एक्सपोर्टेशन पे? कौन से प्रोविजन पे हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, फटाफट बताएंगे आप लोग? री एक्सपोर्टेशन पे। वेरी गुड,
अब हमें यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक में दो सेक्शन हमें सीखने हैं। एक तो हमारा सेक्शन जो है 74 और दूसरा जो है सेक्शन 75। ये दोनों क्या है, ये ये क्या बोलता है कि जो प्रोडक्ट आपने सेक्शन, पहले मैं बता रहा हूँ सेक्शन 74 के बारे में। जो प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट किया है उसी सेम प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या है री एक्सपोर्टेशन। ये दोनों टर्म्स एक बार वापस बताओ। ओके, देखो री, एक एक बात समझो। पहले री एक्सपोर्टेशन का मतलब क्या है, फर्स्ट आपने इंपोर्ट किया और उसके बाद नेक्स्ट आपने एक्सपोर्ट कर दिया। तो इस प्रोविजन को हम लोग क्या बोलते हैं, री एक्सपोर्टेशन। समझ में आया? अब अगर इसी का उल्टा है तो हमारा वो, अब देखो इसी का रिवर्स री एक्सपोर्टेशन इंपोर्टेशन होगा। पहले हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, बाद में उसी सेम चीजों को इंपोर्ट कर लिया। तो इसको हम बोलते हैं री इंपोर्ट। समझ में आया ज्योति? समझ में आएगा ये? ओके, चलिए अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 75 और 74 का। सेक्शन 75 क्या बोलता है, बात समझना। हमारे पास एक मार्कर है, हमने जो प्रोडक्ट इंपोर्ट किया उसी प्रोडक्ट को हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, मतलब एज सच। मतलब जो प्रोडक्ट, जो पर्टिकुलर, मान लेते हैं मैंने श्रीलंका से एक मार्कर को इंपोर्ट किया, बाद में जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मार्कर ही है। तो ये क्या है, सेम प्रोडक्ट को हमने एक्सपोर्ट किया, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट किया उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमने एक्सपोर्ट किया। अब दूसरा 75, सेक्शन 75 में क्या होता है, हमने इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल। बात समझना, हमने इंपोर्ट क्या किया, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया और उस रॉ मटेरियल को हमने फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। मतलब रॉ मटेरियल हमने, मान लेते हैं चाइना से फैब्रिक इंपोर्ट किया, कपड़ा इंपोर्ट किया और उस कपड़े को इंपोर्ट करने के बाद इंडिया में हमने उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के बाद हमने उस कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया, शर्ट में। और उस शर्ट को मैं कर एक्सपोर्ट करता हूँ। तो ये होता है दूसरा प्रोडक्ट इंपोर्ट। बराबर है? ये समझ में आया आप लोगों को? दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या आप लोगों को? हेलो, दोनों में डिफरेंसेस समझ में आए क्या आप लोगों को? चलिए अब मैं आपको सेक्शन 74 और 75 के बीच का डिफरेंस यहाँ पे देखिए। सेक्शन 74, ड्यूटी ड्रॉबैक इन रिलेशन टू एनी गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट किया हमने आउटसाइड इंडिया, मीन्स द रिफंड ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस और सेस रिफंडेड। देखो क्या सेक्शन 74 क्या बोल रहा है, ड्रॉबैक इन रिलेशन ऑफ एनी गुड्स एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया मीन रिफंडेड ड्यूटी और टैक्सेस और सेस एज रिफर्ड इन द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 पेड ऑन इंपोर्टेशन ऑफ सच गुड्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 74 ऑफ कस्टम एक्ट। मतलब हमने जो इंपोर्ट करने के टाइम हमने जो भी टैक्सेस पे किए होंगे वो टैक्सेस हमें रिफंड में मिल जाएंगे। वो टैक्सेस हमें क्या मिल जाएंगे, रिफंड में मिल जाएंगे। Thus, IGST and CGST compensations paid imported goods is also liable to for drawback। मतलब वो सारी चीजों का भी हमें ड्रॉबैक मिल जाएगा। आगे बोलते हैं नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक वर इंपोर्टेड गुड्स आर यूज्ड बिफोर री एक्सपोर्टेशन। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक where imported goods are used before
एक्सपोर्टेशन मतलब आप आगे देखेंगे कि यूज्ड करके बेचा तो क्या होगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 75 ड्रॉबैक। हेलो, आगे ड्रॉबैक इन रिलेशन ऑफ एनी गुड्स इम्पोर्टेड आउटसाइड इंडिया मींस द रिफंड ऑफ ड्यूटी एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी लाइबल। मतलब यहाँ पे आईजीएसटी का यहाँ पे ध्यान रखना, आईजीएसटी का रिफंड मिलता है 74 में, 75 में नहीं मिलता। एंड कंपनसेशन इज लाइबल टू Custom Tariff Act 1975 chargeable on any imported material or excisable material used in the मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स। मैंने बताया यहाँ पे 75 में क्या करते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं और उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और उस फिनिश प्रोडक्ट को हम बेचते हैं। दस द आईजीएसटी एंड सीजीएसटी कंपनसेशन इज पेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स इज नॉट एलिजिबल फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक। मतलब यहाँ पे आईजीएसटी सीजीएसटी कंपनसेशन सेस को भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। बता सकता है कोई क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पे? हमने अभी बोला यहाँ पे आईजीएसटी और सीजीएसटी कंपनसेशन सेस का 75 में ड्यूटी ड्रॉबैक क्यों नहीं मिल रहा है, कोई बता सकता है? एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए, ऊपर भी तो एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, वहां पे मिल रहा है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे 75 में इसलिए नहीं मिल रहा है। देखो 75 पे आपको आईजीएसटी और सीजीएसटी किस पे लगाया गया है? मटेरियल, रॉ मटेरियल पे लगाया गया है। और रॉ मटेरियल को आपने क्या किया, रॉ मटेरियल को आपने फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया है और उस आप फिनिश प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो। क्या कर रहे हो? फिनिश प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो। ठीक, तो फिनिश प्रोडक्ट को आप जब बेच रहे हो तो ध्यान रखना उसमें आपको फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर आईजीएसटी नहीं लगाया गया था, और लगाया किस पे गया था? रॉ मटेरियल, आपको कपड़े पे लगाया गया था। इसलिए वहां पे आप उसका क्या ले सकते हो फिर उसका ये आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आईजीएसटी और जो है आपका उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो जीएसटी में। नाउ नेक्स्ट, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्रॉबैक इंपोर्टेड मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। मतलब यहाँ पे इंपोर्ट मटेरियल, मटेरियल इंपोर्ट करेंगे और उसको यूज करेंगे, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर करके उसको भेजेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। ना इम्पोर्टेंट कंडीशन आर अवेलिंग फॉर सेक्शन 75 एंड 74। मतलब ये डिस्टिंग में से दोनों में अलग क्या है, डिफरेंसेस क्या है वो बताया गया है। यहाँ पे गुड्स इम्पोर्टेड इनटू इंडिया एंड इम्पोर्टेड इनटू इंडिया एंड इम्पोर्ट ड्यूटी पेड देयर ऑन। मतलब आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी में वो एग्जेम्प्ट है, तो क्या आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा? मुझे बताओ, बात समझना। कोई गुड्स को आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के टाइम जब आप इंपोर्ट कर रहे थे तो वो कस्टम ड्यूटी में वो एग्जेम्प्ट था, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगी ही नहीं थी।
तो क्या जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, सिंपल सी बात है। जब आपने कुछ ड्यूटी पे ही नहीं की थी तो आपको रिफंड किस बात का मिलेगा, किस चीज का रिफंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। द गुड्स मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड। गुड्स मस्ट बी, क्या बोल रहा है? गुड्स मस्ट बी कैपेबल और बीइंग आइडेंटिफाइड मतलब क्या? आइडेंटिफाइड का मतलब होता है उस जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट किया है वो आइडेंटिफाइड, मतलब उसका एक अपना आइडेंटिटी होना चाहिए मार्केट में। तो नेक्स्ट क्या है? ड्यूटी ड्रॉबैक शैल बी अलाउड इवन इफ द इंपोर्टेड गुड्स आर टेकन इनटू यूज एंड देन एक्सपोर्टेड। मतलब क्या? जैसे आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया और उसको कुछ महीने आपने यूज किया और यूज करने के बाद आपने उसे एक्सपोर्ट किया तो भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। आगे के प्रोविजन में हम देखेंगे कि क्या रूल। मतलब आगे के प्रोविजन हम सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में हम देखेंगे कि क्या प्रोविजंस हैं उसके। प्रोविजन आगे के प्रोविजन में हम देखेंगे कि क्या तरीके से क्या रूल है उसका। ठीक है, यहाँ पे द गुड्स मस्ट बी एक्सपोर्टेड विद इन अ 2 year फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ड्यूटी और द गुड्स मस्ट बी एक्सपोर्टेड विद इन 2 year, मतलब जिस दिन आपने इंपोर्ट किया उसके 2 साल के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना होगा। अगर आप 2 साल से ज्यादा टाइम लेते हैं तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन। आगे हमें देखेंगे कि एक्सटेंशन भी, अगर ईओ जो है असेसिंग ऑफिसर जो है, कस्टम ऑफिसर जो है वो आपको एक्सटेंशन भी दे सकता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है गुड्स मस्ट बी एक्सपोर्टेड विद इन 2 year फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी और सच एक्सटेंडेड टाइम अलाउड बाय बोर्ड। ठीक है, तो मतलब नॉर्मली आप ध्यान में रखें कि आपको सेक्शन 74 में अगर ड्यूटी ड्रॉबैक लेना है तो आपको 2 साल के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक इज अलाउड एट 98% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। ड्यूटी ड्रॉबैक कितना परसेंट मिलेगा? 98% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। ये गुड्स आर इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड विदाउट यूज and in case if they are taken into use duty drawback is allowed at notified rate depending upon the period of use। देखो दो चीजें हैं। एक आपने मार्कर, आपने देखो 2 केसेस हैं यहाँ पे, समझने वाली बात है ये। हमने मार्कर इंपोर्ट किया, मार्कर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि मैंने मार्कर को जैसे लाया था, उसी तरह से मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट, बिना यूज, विदाउट एक्सपोर्ट विदाउट यूज, जिसको हम बोल सकते हैं यूज एज सच। मतलब जैसा लाया था वैसे ही हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो इसके ऊपर सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 अप्लाई होता है। और ये सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट किया और उसको बिना यूज किए, विदाउट एनी यूज, आपने उसको बिना यूज किए एक्सपोर्ट कर दिया एज सच, जिसको हम बोल सकते हैं एज सच। ठीक है, तो आपको सेक्शन 74(1) अप्लाई होगा और जितना आपने ड्यूटी भरा होगा, ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा 98%। मतलब अगर आपने इंपोर्ट करते टाइम ड्यूटी पे किया है, सपोज ड्यूटी पेड
10,000, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक कितने का मिल जाएगा बच्चों? ड्यूटी ड्रॉबैक 10,000 का 98% मिल जाएगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट जो लाया था वो बिना यूज किए एज इट इज आपने भेज दिया, तो मतलब कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा? 9,800। समझ में आया क्या बच्चों यहां तक? ये सेक्शन 74(1) समझ में आया क्या? हेलो, बोलो। ओके, अब आपके ख्याल में ये दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर हमने जैसे लाया था वैसे ही एक्सपोर्ट कर दिया फिर भी 2% ड्यूटी ड्रॉबैक क्यों काटा गया? फिर भी हमें 100% क्यों नहीं मिला? हमने 10,000 जो है पे किया था, 10,000 पूरा क्यों नहीं रिफंड हुआ? ये आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। आ रहा है क्या आप लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन? 2% क्यों कट हुआ? तो उसके बारे में मैं बता दूं, 2% इसलिए कट हुआ क्योंकि हमारा जो कस्टम ड्यूटी है, कस्टम डिपार्टमेंट है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा। अब जब आपने गुड्स को इंपोर्ट किया रहेगा तो कोई कस्टम ऑफिसर जाके उसको चेक किया रहेगा, उसको वेरीफाई किया रहेगा, उस टाइम पे उसका असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट किया रहेगा, आपसे ड्यूटी कलेक्ट किया रहेगा, ये सारे प्रोसेस। अब फिर आपने उसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया तो आप ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए अप्लाई करोगे, ड्यूटी ड्रॉबैक का रिटर्न फाइल करोगे, और उस टाइम पे आप फाइल करोगे तो फिर से उसको कोई वेरीफाई करेगा, उसके बाद रिफंड। तो जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए आपको 2% ड्यूटी ड्रॉबैक कट कर लिया जाता है। नेक्स्ट, सेक्शन 74 सब सेक्शन 2। आज हम लोग सेक्शन 74 के बारे में ही समझेंगे। सेक्शन 74 सब सेक्शन 2, ठीक, ये है। अब ये क्या बोलता है? हमने गुड्स को इंपोर्ट किया, अब मारकर ये मान लेते हैं हमने इंपोर्ट किया, उसको हमने यूज किया, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट विथ यूज। हमने कुछ महीने उसको यूज किया, उसके बाद हमने उसको एक्सपोर्ट किया, ठीक है। एक्सपोर्ट, इसको हमने आफ्टर यूज हमने उसको एक्सपोर्ट किया है, यूज करने के बाद हमने एक्सपोर्ट किया। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों? दोनों सेक्शन 74(1), सेक्शन 74(2), ये दोनों में डिफरेंसेस आपको समझ में आ रहा है? 74(1) क्या है? सिंपली हमने गुड्स लाया जैसा वैसे एज इट इज हमने बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, उसमें हमने कुछ भी हमने उसका पैकिंग वगैरह अनपैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया, एज इट इज, एज सच जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन 74(2) क्या है? हमने गुड्स को इंपोर्ट किया, उसका यूज किया कुछ महीनों तक, और उसको यूज करने के बाद हमने एक्सपोर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कार इंपोर्ट किया, उस कार को हमने 2 महीने 3 महीने यूज किया, और 3 महीने यूज करने के बाद उस कार को हमने एक्सपोर्ट किया। समझ में आया इसमें? समझा क्या ये? हेलो, अब इसमें हमारे पास इस 74(2) को 3 पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 1, नोटिफिकेशन नंबर 2, नोटिफिकेशन नंबर 3। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमने 74 के बारे में अभी हमने पढ़ा, 75 के बारे में देखते हैं। गुड्स इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, इम्पोर्ट ड्यूटी पेड देयर ऑन। मतलब दोनों के लिए सेम रूल है कि अगर आपने इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं पे किया है तो आपको जो है 74 को अभी मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, पहले 75 का थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग ले लेते, ब्रीफ आइडिया ले लेते क्या है। देयर इज नो क्राइटेरिया ऑन सच आइडेंटिफिकेशन, मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाइड गुड्स नहीं होना चाहिए, मतलब उसका कोई आइडेंटिटी हो या ना हो, इससे यहाँ पे फर्क पड़ता है 74 में।
लेकिन 75 में नहीं फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि 75 क्या बोलता है, आपने रॉ मटेरियल परचेस किया है और उसको मैन्युफैक्चरिंग करके आप एक फिनिश प्रोडक्ट बना के उसको बेचोगे। सिंस द इनपुट आर यूज्ड बिफोर दियर एक्सपोर्ट। आगे, ड्रॉबैक इज अवेलेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स, मतलब सारे गुड्स का ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा यहाँ पे। If the goods are manufactured from imported material are used in India and subsequently exported, then no duty drawback shall be allowed। देखो क्या बोल रहा है, if goods manufactured from imported, मतलब मान लेते हैं हमने मटेरियल परचेस किया, मटेरियल परचेस करने के बाद उसे कार मैन्युफैक्चर किया और उस कार को, जो कार बना, उस कार को हमने कुछ महीने यूज किया और उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस केस में ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता। लेकिन 74 क्या बोलता है, 74 क्या बोलता है, आपने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद आपने यूज किया तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। अब जरा ध्यान देना 75 वाला क्या, 75 क्या, 74 क्या बोल रहा था, आप यूज करके विदाउट यूज बेचे तो भी ड्यूटी ड्रॉबैक है, यूज करके बना तो भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक है। देखो यहाँ पे हम रॉ मटेरियल 75 के बारे में बता रहा हूँ, रॉ मटेरियल हम परचेस करेंगे, रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, परचेस का मतलब इंपोर्ट करेंगे, ठीक, और उसको हम कन्वर्ट करेंगे, हम उसको कन्वर्ट करेंगे, हम उसको कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, हम उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किए, ठीक। अब आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। अब इस जो फिनिश प्रोडक्ट बना, ये फिनिश प्रोडक्ट को आप विदाउट यूज, रॉ मटेरियल की बात नहीं चल रही यहाँ पे, अभी फिनिश प्रोडक्ट की बात चल रही है यहाँ पे। एक्सपोर्टेड फिनिश गुड्स विदाउट यूज, एक्सपोर्टेड विथ यूज। अब यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउड, नॉट अलाउड। समझ में आया दोनों में डिफरेंसेस बच्चों? समझ में आया क्या आपको? आप पहले 75, ये आपका सेक्शन 75 के प्रोविजन हम पर बताए आपको। यहाँ पे सेक्शन 75 क्या बोलता है कि आपने कोई रॉ मटेरियल परचेस किया और इंडिया में इंपोर्ट किया और इंडिया में उसको आपने ये कन्वर्जन कहाँ पे किया है, इंडिया में किया है, ये कन्वर्जन आपने इंडिया में किया, इंडिया में उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। अब उस फिनिश प्रोडक्ट को बनने के बाद आपने बिना यूज किए उसको एक्सपोर्ट कर दिया है तो वो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। अगर आपने उसे यूज करके बेचा है तो आप एक्सपोर्ट किया है तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या आप लोगों को? यस और नो? हेलो, यस और नो? डिफरेंस समझ में आया क्या आप लोगों को? अब आगे देखते हैं। द गुड्स एक्सपोर्टेड में बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड फ्रॉम द इंपोर्टेड, मतलब जो आपने इंपोर्ट किया है रॉ मटेरियल उसी से वो एक्सपोर्टेड गुड्स बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया कोई दूसरा और बाद में हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें हमने वो रॉ मटेरियल यूज ही नहीं किया है तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। देयर इज नो लिमिट फॉर सच एक्सपोर्टेशन, मतलब जैसे यहाँ पे टाइम लिमिट था कि 2 साल के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना है,
यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपने इंपोर्ट करने के बाद कितने सालों में आपको एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो इसलिए there should not be any negative value in addition and minimum value addition must be achieved if specified। मतलब क्या, आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया 5,000 में, और बाद में उसे फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद फिनिश गुड्स को आपने एक्सपोर्ट किया 4,000 में, तो ये नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव इंक्रीमेंट हो गया, 1,000 रिड्यूस हो गया, तो इस केस में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? समझ में आया क्या बच्चों? आपने रॉ मटेरियल 5,000 का खरीदा था, इंपोर्ट 5,000 का किया, अब रॉ मटेरियल को आपने फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और उस फिनिश प्रोडक्ट को आप 4,000 में बेच रहे हो, 4,000 में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा आपका नेगेटिव इंक्रीमेंट है, तो इस केस में ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। आगे हम डिटेल में देखेंगे। देखो यहाँ पे यही बोला, देयर शुड नॉट बी एनी नेगेटिव वैल्यू एडिशन, मिनिमम वैल्यू एडिशन मस्ट बी अचीव्ड इफ स्पेसिफाइड। ठीक है, समझ में आया? तो ये ब्रीफ आइडिया था 74 और 75 के बारे में। अब हम इन डिटेल पढ़ेंगे सेक्शन 74। 74 जब भी आपको आए तो आपको समझना है कि जो प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट किया उसी प्रोडक्ट, मतलब हमने उसमें कोई भी चेंजेस किया नहीं है। देखो, ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउएबल ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड गुड्स, सेक्शन 74 गुड्स एक्सपोर्टेड। देखो पहला हमारा 74(1) है और 74(2). 74(1) क्या बोलता है? गुड्स एक्सपोर्टेड एज सच अंडर सेक्शन 74(1) आएगा, और गुड्स एक्सपोर्टेड आफ्टर यूज अंडर सेक्शन 74(2) आएगा। अगर आपने एज सच बेच दिया है तो ड्यूटी ड्रॉबैक इज अलाउड 98% ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी पेड, मतलब जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया है उसका 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। ये आपका ये आपका एज सच पे है। सेक्शन 74(2) में 3 नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 1, 2, 3। नोटिफिकेशन नंबर 1, 2, 3 में क्या चीजें आएगी हम लोग अभी बाद में देखेंगे। आगे पहला आपका 74(1), सेक्शन 74(1) गुड्स एक्सपोर्टेड एज सच अंडर सेक्शन 74(1). एज सच का मतलब विदाउट यूज, एज सच का मतलब क्या है यहाँ पे? विदाउट यूज, बिना यूज किए, विदाउट यूज मतलब बिना यूज किए आपने उसे बेचा है, एक्सपोर्ट किया है। नाउ देयर, देखो यहाँ पे क्या बोला, द गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया विदाउट बीइंग पुट टू यूज, बिना यूज किए हुए। ड्यूटी ड्रॉबैक इज अलाउड 98% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पेड, मतलब जितना ड्यूटी आपने पे किया उसका 98% आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। द गुड्स मस्ट बी एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट विथिन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यूटी, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, मतलब आपको 2 साल के अंदर उसको एक्सपोर्ट करना होगा। अगर 2 साल से ज्यादा का टाइम लगता है तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। देखो नीचे लिखा है, नो ड्यूटी ड्रॉबैक आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years एंड सब्जेक्ट टू द एक्सटेंशन। अगर आपको एक्सटेंशन मिला है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैक्सिमम आपको बता दूं 2 साल का ही एक्सटेंशन हो सकता है। एक्सटेंशन आपको 2 साल का ही दिया जा सकता है, मतलब 2 साल का नॉर्मल पीरियड है। गवर्नमेंट से मतलब हमारा कस्टम डिपार्टमेंट है, कस्टम डिपार्टमेंट आपको 2 साल का और एक्सटेंशन दे सकता है। लेकिन इन नॉर्मल सिनारियो आपको याद रखना है कि ड्यूटी ड्रॉबैक तब मिलेगा जब आप 2 साल के अंदर आप एक्सपोर्ट करोगे। तो अगर 2 साल के बाद आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो आपको जो है ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता। द आइडिया बिहाइंड डिडक्शन ऑफ 2% इट्स इज टू कवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। 2% जो डिडक्ट कर रहे हैं हम लोग, उसके पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है कस्टम डिपार्टमेंट का वो बेयर हो सके। नाउ गुड्स एक्सपोर्टेड आफ्टर यूज, मतलब यूज करके
तो अब यहाँ पे हमने पहले ही बताया यूज करके बेचेंगे तो हम लोग उसको 3 नोटिफिकेशन में क्लासीफाई करेंगे। पहला, नो ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन सर्टेन गुड्स बीइंग यूज्ड आफ्टर इंपोर्टेशन। मतलब अगर कोई गुड्स नोटिफिकेशन नंबर 1 में आता है और आपने उसको यूज करके एक्सपोर्ट किया है, वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग, अगर कोई गुड्स बिलोंग करता है नोटिफिकेशन नंबर 1 में और उस पर्टिकुलर गुड्स को आपने यूज करके एक्सपोर्ट किया है तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अब मैं वापस एक चीज बोलता हूं, अगर कोई गुड्स नोटिफिकेशन नंबर 1 में आता है, उसको मैंने बिना यूज किए एक्सपोर्ट किया है, तो क्या ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा या नहीं? यस और नो? मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। वेरी गुड कविता। तो आगे, वेरी गुड जय शर्मा जी, आगे चलते हैं। देखो वही यहाँ पे बोला, अब पहले तो समझेंगे कि नोटिफिकेशन नंबर 1 में आता क्या है। गुड्स यूज्ड आफ्टर एक्सपोर्टेशन, इंपोर्टेशन, वियरिंग अपरियल्स, मतलब क्या है, जो हम कपड़ा जैसे क्लॉथ वगैरह हो गया, वॉच वगैरह, मतलब जो हम डेली यूज के लिए वेयर करते हैं, वो सारी चीजों को अगर हमने इंपोर्ट किया, बेसिकली ये वन टाइम यूज है। अगर हमने कोई क्लॉथ यूज कर लिया है और उसको यूज करने के बाद एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो नया नहीं उसका, तो उस टाइम पे आपको ये चीजें, ये वन टाइम यूज, ठीक है। आगे हमें बोला गया टी चेस्ट। टी चेस्ट क्या होता है? जैसे अभी आपका मैंगो का सीजन आ रहा है, बराबर है, मैंगो का सीजन जो है, मैंगो कहाँ पे, वो लकड़ी की एक पेटी होती है, उस पेटी में मैंगो को लाया जाता, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान यूज किया जाता उस पेटी को। तो अगर उसी कोई पेटी को आपने इंपोर्ट किया और उसको आपने यूज किया, यूज करने के बाद आपने एक्सपोर्ट किया, तो भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं। फोटोग्राफी है फिल्म, मतलब जो पहले, अभी तो आपका डिजिटल कैमरा आ चुका है, पहले आपको जो पहले मूवी शूट होती थी तो उसका एक रील होता था, तो उसमें मूवी शूट होती थी। अब अगर उस रील को आपने एक बार यूज कर लिया है और यूज करने, क्योंकि वो बेसिकली वन टाइम यूजेबल होता है, और यूज करने के बाद आपने एक्सपोर्ट किया तो उसके ऊपर भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। एक्सरे, जो एक्सरे जिसके ऊपर प्रिंट होता है, देखा होगा आपने, तो वो एक्सरे अगर एक बार उसके ऊपर प्रिंट हो चुका है तो दोबारा यूजेबल कंडीशन में नहीं होता है, तो उस केस में भी बेसिकली जो नोटिफिकेशन नंबर 1 में जो प्रोडक्ट दिए गए हैं वो वन टाइम यूजेबल प्रोडक्ट हैं, और वन टाइम यूजेबल प्रोडक्ट है और आपने उसे एक बार यूज कर लिया है और एक बार यूज करने के बाद आप एक्सपोर्ट करते हो, तो वो सारी चीजों पे आपको जो है, वो सारी चीजों पे आपको जो है ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता। पेपर प्लेट्स वगैरह है, ये सब एक्सपोज सिनेमाट्रॉपिक फिल्म। आगे यहाँ पे नीचे क्या लिखा, ये सारे आइटम्स याद रखेंगे जो प्रोडक्ट है, क्योंकि आगे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट रहेगा, तो आपको ध्यान देना है, अगर यूज करके एक्सपोर्ट किया होगा तो नो ड्यूटी ड्रॉबैक, बिना यूज करके एक्सपोर्ट किया होगा तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा 98%। देखो दो नोट लिखा है। पहला नोट, if goods, if above goods are exported after the using in India, then no duty drawback is available. आगे हमें बोला गया, if above goods are exported without using in India, that is goods are exported as such, मतलब जैसे आपने लाया था वैसे ही बेच दिया, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। then duty drawback is available 98%, ठीक है, ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी एंड इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 74(1). आगे ये नोटिफिकेशन नंबर 1 हो गया। नोटिफिकेशन नंबर 2, नोटिफिकेशन नंबर 2, मोटर कार। नोटिफिकेशन नंबर 2 में क्या आता है, ध्यान से समझना, मोटर कार और गुड्स फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज, मतलब आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, चाहे मोटर कार हो या फिर ऐसा कोई गुड्स हो जिसका आप पर्सनल या प्राइवेट यूज करने वाले हैं, तो वो देखो वहां पे बोला गया गुड्स इंपोर्टेड बाय व्हीकल, बाय इंडिविजुअल
फॉर पर्सनल यूज और मोटर कार व्हीकल फॉर एनी यूज। मोटर कार ध्यान देना, मोटर कार का आप चाहे पर्सनल यूज करो या फिर बिजनेस में यूज करो, वो नोटिफिकेशन नंबर 2 में ही आएगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मोटर कार, मोटर व्हीकल चाहे आपने पर्सनल यूज करो चाहे आप उसका यूज बिजनेस में करो, वो नोटिफिकेशन नंबर 2 में आएगा। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट है, मोटर कार के अलावा कोई प्रोडक्ट है, मोटर कार के अलावा कोई प्रोडक्ट है तो उसका पर्सनल यूज होगा तो नोटिफिकेशन नंबर 2 में आएगा। अब यहाँ पे बोला गया अगर आपने फर्स्ट ईयर ड्यूटी ड्रॉबैक रिड्यूस, देखो ड्यूटी ड्रॉबैक रिड्यूस होगा पर क्वार्टर, एक क्वार्टर का फर्स्ट ईयर। अगर आपने एक साल पहले साल में इंपोर्ट किया, मतलब मान लेते हैं आपने 6 महीना यूज किया, 6 मंथ यूज किया, 6 मंथ यूज करने के बाद आपने उसे एक्सपोर्ट किया, तो 6 मंथ में कितने क्वार्टर होते हैं बताओ, पहले तो बताओ एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है, 3 मंथ का, तो 6 मंथ में कितने क्वार्टर हुए हैं, 2 क्वार्टर। तो यहाँ पे क्या बोला, ड्यूटी ड्रॉबैक आपका रिड्यूस हो जाएगा 4% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ देयर ऑफ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, आपका 100% ड्यूटी ड्रॉबैक है, ड्यूटी जो पे किया वो 100% है, आपने 2 क्वार्टर मतलब 6 महीने बाद किया, तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए 4%, सेकेंड क्वार्टर के लिए 4%, मतलब टोटल 8% रिड्यूस हो जाएगा, मतलब आपको ड्यूटी ड्रॉबैक 92% मिलेगा। अब जरा समझना, अगर मैंने 4 महीने में एक्सपोर्ट कर दिया है 4 मंथ में, तो कितना आएगा, 4 मंथ में एक्सपोर्ट किया तो 4 मंथ कितना क्वार्टर होता है, एक क्वार्टर एक महीना, एक क्वार्टर 1 मंथ, 4 मंथ का। तो यहाँ पे ध्यान देना, पार्ट ऑफ द जो मंथ है, पार्ट ऑफ द जो मंथ है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, पार्ट ऑफ जो मंथ है उसको भी हम एक फुल क्वार्टर कंसीडर करेंगे। समझा? तो हम लोग 4 महीने में बेचा तो भी यही रहेगा। अगर अच्छा बताओ, अगर मैंने अगर 10 मंथ में बेच दिया है तो कितना रिड्यूस होगा, 100% है। 10 मंथ में कितना क्वार्टर आता है, 3 क्वार्टर 1 मंथ, 1 मंथ को भी एक फुल क्वार्टर कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू 4, मतलब आपको 16 रिड्यूस हो जाएगा, तो ये आपका कितना आएगा, 84। समझ में आया क्या आपको, समझ में आया कैसे रिड्यूस करना है? आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। फिलहाल यहां तक समझ में आया सबको? तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ईयर में आपको 4% रिड्यूस करना है पर क्वार्टर, सेकेंड ईयर में 3% पर क्वार्टर, थर्ड ईयर में 2.5% पर क्वार्टर, और फोर्थ ईयर में आपको जो है 2% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द ईयर ऑफ। अच्छा एक बात और, अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ऊपर बोला था कि 2 साल में ही इसे एक्सपोर्ट करना चाहिए, आप ये तो 4 साल का बता रहे हो, तो 4 साल का मैं बता रहा हूं बेटा, तो ये जो थर्ड और फोर्थ ईयर है, अगर कस्टम डिपार्टमेंट ने उसे एक्सटेंशन दिया है तब मिलेगा। समझ में आया क्या आप लोगों को? हेलो, ये थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का कब मिलेगा, जब अगर कस्टम डिपार्टमेंट ने उसे एक्सटेंशन प्रोवाइड किया है तो एक्सटेंशन मिला रहेगा तो थर्ड और फोर्थ है। आगे केस वन क्या बोलता है, इफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अगर आपने किया है तो इंपोर्ट ड्यूटी पेड, जो उसमें से क्या करेंगे 4% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी, 4% इंटू 4 क्वार्टर, दैट इज 16%, वो माइनस कर लेंगे अगर आपने पूरे साल में बेचा है तो। अगर 3 क्वार्टर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, अगर 2 क्वार्टर का तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। सिमिलर वे से यहाँ पे अगर आपने 1 साल के बाद बट 2 साल के पहले आपने किया है तो फर्स्ट ईयर में 4% माइनस करो और सेकेंड ईयर में आप 3%,
सिमिलर वे से अगर आपने 2 साल के बाद बस 3 साल के अंदर किया है तो फर्स्ट ईयर में 4%, सेकेंड ईयर में 3% और थर्ड ईयर में आपको 2.5% माइनस कर लेना है। ये थर्ड वाला केस कब पॉसिबल है? दिस केस ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ एक्सटेंशन प्रोवाइडेड बाय कस्टम अथॉरिटी। ठीक है। फोर्थ केस क्या है? फर्स्ट ईयर में आप 4% माइनस करोगे, सेकेंड ईयर में 3% और थर्ड ईयर में 2.5 एंड फोर्थ ईयर में 2% है, ये 2% है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8% आ जाएगा। अब एक बात और ध्यान में रखो, यहाँ 2% ही है, सॉरी ये 2% है। एक बात और ध्यान में रखो, क्या आपको अभी अभी आपको लग रहा होगा ये 3% है बैलेंस का लेना है या इंपोर्ट ड्यूटी का? 3% किसका लेना है, बैलेंस अमाउंट का या इंपोर्ट ड्यूटी का? बोलो। 3% जो फर्स्ट ईयर में 4% आप इंपोर्ट ड्यूटी का लोगे, सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में किसका लोगे? तो हमेशा ध्यान देना जो भी कैलकुलेशन करोगे वो इंपोर्ट ड्यूटी का। वेरी गुड, वेरी गुड। रोल नंबर 37, ग्रेट। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया? नो ड्यूटी ड्रॉबैक, नो ड्यूटी ड्रॉबैक इज अवेलेबल आफ्टर 4 ईयर, एक्सपोर्टेड आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद। नो ड्यूटी ड्रॉबैक अवेलेबल इफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड 2 ईयर विदाउट एक्सटेंशन, बिना एक्सटेंशन के 2 साल के बाद भी नहीं मिलेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक अवेलेबल आफ्टर 2 ईयर ओनली इफ एक्सटेंशन आर अवेलेबल फ्रॉम कस्टम अथॉरिटी। ये चीजें तो हमने पहले ही बता दिया है। अब नोटिफिकेशन नंबर 3, गुड्स आर, अगर नोटिफिकेशन नंबर 3 में क्या क्या आता है देखो। नोटिफिकेशन नंबर 3 में अगर कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया और उसका यूज आप बिजनेस में करने वाले हो, जैसे आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया, पर्सनल यूज है तो नोटिफिकेशन नंबर 2 है, बिजनेस यूज है नोटिफिकेशन नंबर 3 है। तो यहाँ पे देखो बोला गया अगर आपने उसको 3 महीने के पहले इंपोर्ट किया 95%, 3 महीने से 6 महीने के बीच में इंपोर्ट किया है तो 85% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। अगर आपने 6 से 9 महीने के बीच में किया है 75, 9 से 12 के बीच में 70, 12 से 15 65, 15 से 18 60% और 18%, 18 मंथ के बाद अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया ना तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। 18 मंथ यूज करने के बाद अगर आपने किया है तो नो ड्यूटी ड्रॉबैक। तो यहां तक आपको, ये आज हमने सेक्शन 74 को कवर किया। 75 का हमने आपको कुछ भी नहीं बताया, मान लेते हैं सेक्शन 74। 74 में समझेंगे, यहाँ पे 2 पार्ट है। 74 विदाउट यूज एज सच किया तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, 74(1) अप्लाई होगा। 74(1) क्या बोलता है, डायरेक्ट 98% ले लो। अगर आपने विथ यूज आफ्टर यूज करके बेचा है तो आपको दिख रहा है 3 नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 1 2 3। 1 में क्या है, आपको अगर कोई पर्सनल यूज या वन टाइम यूज का प्रोडक्ट है और उसको यूज करके बेचा है, जिसमें आपका पर्सनल वेयरिंग अपीयरेंस प्लस आपका टी चेस्ट, फोटोग्राफी, फिल्म और रील और आपका एक्सरे, ये सब चीजें आती है और उसको आपने एक्सपोर्ट किया तो नो ड्यूटी ड्रॉबैक। अगर कोई आइटम नोटिफिकेशन नंबर 2 में जिसमें क्या आएगा, मोटर कार या आपने कोई पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए कोई चीजें इंपोर्ट किया, उसका फर्स्ट ईयर में 4% रिड्यूस होगा, सेकेंड ईयर में 3%, थर्ड ईयर में 2.5% और फोर्थ ईयर में 2% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ देयर ऑफ, ये चीजें है। और नोटिफिकेशन 3 में क्या आता है, नोटिफिकेशन 3 में कोई भी चीजें इंपोर्ट की जिसका यूज आप बिजनेस में करने वाले हो, बिजनेस में करने वाले हो तो उसमें अगर आपने 3 महीने के अंदर किया 95%, 3 से 6 महीना 85%, 6 से 9 महीना 75%, 9 से 12 70%, 12 से 15 65%, 15 से 18 60%, 18 के बाद मतलब 20 महीने में किया तो नो ड्यूटी ड्रॉबैक। यहाँ तक समझ में आया क्या? किसी को कोई दिक्कत या डाउट, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। 74, सेक्शन 74 के बारे में आप पूछ सकते। बोलो, सेक्शन 74 में किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है जब भी ट्यूसडे को आए
क्वेश्चन नोट डाउन करके आए, और ये पूरा जो है नोट्स एक बार 2 बार जरूर रीड करके आए। रीडिंग इसलिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा, पहली बात। दूसरा, आपका ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन हो जाएगा जब आप रीडिंग करोगे तो। चलिए मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूं। रोल नंबर 1, 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41 42 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 59 60 48 हो गया, 56 हो गया, 60 1 2 3 4 5 6 51 भी है। चलिए 51 भी हो गया, 52 भी है। अरे कहाँ थे आप लोग भाई? 54 भी है। कहाँ पे सोए थे क्या आप लोग? हाँ बोला तो आपने, लगाया नहीं मैंने। ठीक है चलिए, ठीक है 49 भी है। अरे सब लोगों ने बोला और मैंने देखा नहीं। अरे बेटा 38 आपका आएगा तो लगा देंगे। 3 4 3 4 4 5 6 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 26 27 28 29 29 30 31 32 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44। और किसी का मिस हुआ है क्या? अभी बोलो। 16। ओके, और किसी का? ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। चलिए बाय बाय एवरीवन।
जो भी होगा आपको मैसेज आ जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाय एवरीवन, जो भी रहेगा।